देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। सोमवार को होने वाली बैठक से पहले ही इंडी गठबंधन में रार। डीएमके आप का बहिष्कार। सीपीआईएम और जेएमएम भी करेंगे कांग्रेस से नाराज। कांग्रेस का दावा, 23 पार्टियों ने भागीदारी की पुष्टि की। पश्चिम बंगाल में मदरसों का सर्वेक्षण शुरू। कामकाज, बुनियादी ढांचे और कानूनी स्थिति के बारे में 5 जुलाई तक देनी होगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दावा, डिपोर्टेशन नीति लागू होने के बाद अब तक 4,800 घुसपैठियों को भेजा गया बांग्लादेश। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने को प्रतिबद्ध। अमेरिका, इजरायल और ईरान संघर्ष के 100 दिन पूरे। युद्ध विराम के बावजूद हमलों का दौर जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शांति समझौते तक ईरान की फ्री संपत्ति की बहाल और प्रतिबंध नहीं हटेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचा पूर्वोत्तर। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी बढ़ने के आसार। दक्षिण भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। कर्नाटक में सोमवार को बारिश का रेड अलर्ट। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। दिल्ली में सोमवार को होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक से पहले विपक्षी एकता की तस्वीर में दरार साफ दिखाई देने लगी है। जिस मंच से भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति का संदेश दिया जाना है, उसी मंच पर पहुंचने से पहले सहयोगी दल कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। डीएमके ने दूरी बना ली है, माकपा ने खुली नाराजगी जताई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी असंतोष के संकेत दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन भाजपा को चुनौती देने से पहले अपने भीतर की चुनौतियों से पार पा सकेगा? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 8 जून को होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक को विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन बैठक से पहले ही गठबंधन के भीतर असहमति के स्वर तेज हो गए हैं। सबसे बड़ा झटका तमिलनाडु से आया है, जहां डीएमके ने बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया है। उधर माकपा ने भी कांग्रेस नेतृत्व के तौर तरीकों पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। माकपा महासचिव M.A. बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में केरल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा वामपंथी दलों और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर किए गए हमलों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। राजनीतिक संदेश सिर्फ पत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी प्रतियां गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को भेजकर माकपा ने अपनी नाराजगी को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बना दिया। विपक्षी एकता के दावे के बीच झारखंड से भी असहज करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच भले ही सहमति बन गई हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जेएमएम की अगली रणनीति को लेकर अटकलें तेज हैं। उधर खबरें हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट की ओर से भी बैठक में पूर्ण भागीदारी को लेकर संशय बना हुआ है। यानी जिस बैठक को विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन बनना था, उसके पहले ही असंतोष की कई परतें सामने आ चुकी हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के दिल्ली पहुंचने से बैठक को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन टीएमसी में फूट को लेकर बड़ा सवाल यह है कि असली टीएमसी आखिर है किसकी, ममता बनर्जी की या फिर 80 में से 60 विधायकों का नेतृत्व करने वाले ऋतव्रत बनर्जी की। आम आदमी पार्टी ने पहले ही इस गठबंधन से दूरी बनाने की घोषणा कर दी थी। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता की बात करते करते छोटे दलों को कांग्रेस में शामिल करने की नसीहत देने लगे।
अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, आप चाहते हैं देश बचाना है, आप चाहते हैं संविधान बचाना है, तो आपको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टीज जितनी भी हैं, उनमें से ज़्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। इसलिए इन पार्टीज को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस इन घटनाक्रमों को सामान्य राजनीतिक मतभेद बताकर खारिज कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का दावा है कि 23 राजनीतिक दलों ने बैठक में भागीदारी की पुष्टि की है और भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ दल अपने व्यस्त कार्यक्रमों या स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ संघर्ष में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन विपक्षी खेमे के भीतर उठते सवालों ने भाजपा को हमला बोलने का अवसर दे दिया है। भाजपा का आरोप है कि विपक्षी गठबंधन वैचारिक एकता नहीं बल्कि राजनीतिक मजबूरियों का गठजोड़ है, जहां नेतृत्व से लेकर रणनीति तक हर मुद्दे पर अंतर विरोध मौजूद है। इंडी अलायंस में एक और झटका, एक और दरार। ये इंडी अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं, केवल डिवीजन है। और डिवीजन हमने देखा है, डीएमके वर्सेस कांग्रेस हो गया, फिर जेएमएम और कांग्रेस के बीच में राज्यसभा सीट को लेकर झगड़ा चल रहा है। एनसीपी शरद पवार भी शायद स्किप कर रही है इंडी अलायंस मीट। और अब बचा था तो लेफ्ट पार्टीज ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है कि भाई हमें राहुल गांधी के क्लैरिफिकेशन दीजिए कि वो हमारे पे आरोप जो लगाते थे उसके बारे में आपको क्या कहना है। इसका मतलब ये है कि इंडिया अलायंस कागज़ छोड़कर कहीं पर भी रियलिटी में नहीं है। अभी जो चुनाव हुए उसमें भी बंगाल में, केरलम में कहाँ था इंडिया अलायंस। दिल्ली में होने वाली ये बैठक विपक्ष की भावी रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही सहयोगी दलों की नाराजगी ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये गठबंधन भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई का भरोसा दिला पाएगा या फिर भीतर की खींचतान उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रसोई गैस के दाम बढ़ने पर सियासत गरमा गई है, लेकिन क्या पूरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? दुनिया में ऊर्जा संकट की आंच तेज है, लेकिन भारत की रसोई में चूल्हा अब भी संतुलित कीमत पर जल रहा है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राजनीति अपने चरम पर है, मगर वैश्विक बाजार और पड़ोसी देशों के आंकड़े एक अलग कहानी बयां करते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तेल कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर के दाम में 29 रुपए का इजाफा किया है, जिसे विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरे देशों में गैस के दाम के आंकड़ों पर नजर डालें तो सच्चाई कुछ और निकलकर सामने आ रही है। भारत में घरेलू रसोई गैस की कीमतें न केवल पड़ोसी देशों से काफी कम हैं, बल्कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत सस्ती हैं। मौजूदा हालात की बात करें तो दिल्ली में सामान्य उपभोक्ता को 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर के लिए 942 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष पहले 4 रिफिल पर 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलती है, जिससे उनका प्रभावी खर्च 642 रुपए प्रति सिलेंडर रह जाता है। वहीं पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच वैश्विक स्तर पर एक सिलेंडर की आपूर्ति लागत अब 1600 रुपए से अधिक हो चुकी है। यानी सरकार और तेल कंपनियां प्रति घरेलू सिलेंडर पर लगभग 700 रुपए का नुकसान उठा रही हैं। सरकार की तरफ से बताया गया कि भारत में सिलेंडर की कीमत किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में न सिर्फ कम है, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों के मुकाबले भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर बहुत कम दाम पर मिल रहे हैं। भारत में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर 642 रुपए में मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान में घरेलू सिलेंडर 1046 रुपए में मिल रहा है, जो भारत के मुकाबले करीब 39% ज्यादा है। नेपाल में घरेलू सिलेंडर का दाम 1207 रुपए है, जो भारत से 47% ज्यादा है। बांग्लादेश में सिलेंडर का दाम 1225 रुपए है, जो भारत से 48% ज्यादा है। श्रीलंका में 1241 रुपए, जो भारत से 48% ज्यादा है। अमेरिका में घरेलू सिलेंडर
1,755 रुपए में मिल रहा है, जो भारत से 63% ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में घरेलू सिलेंडर के दाम 1,765 हैं, जो भारत से 64% ज्यादा है। वहीं कनाडा में सिलेंडर का दाम 2,411 है, जो भारत से 73% ज्यादा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का करीब 60% आयात करता है, जो मुख्य रूप से पश्चिम एशिया से आता है। हाल के हॉर्मोज जलडमरू मध्य संकट के कारण सऊदी एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भारी उछाल आया। पश्चिम एशिया के संकट से पहले यानी फरवरी 2026 से पहले एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस $543 प्रति टन था, जो जून 2026 में बढ़कर $790 प्रति टन हो गया है, यानी लगभग 46% की वृद्धि हुई है। हॉर्मूज संकट के दौरान भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिनकी ऊर्जा कार्गो की आवाजाही जारी रही। विदेश मंत्रालय और संबंधित एजेंसीज की प्रभावी बातचीत से भारतीय एलपीजी टैंकर्स को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया गया। परिणाम स्वरूप घरेलू स्तर पर एलपीजी की कोई कमी नहीं हुई और करोड़ों परिवारों की रसोई अनवरत चलती रही। वैश्विक संकट के बीच एलपीजी के दाम नियंत्रण करके केंद्र सरकार ने साबित कर दिया कि सशक्त कूटनीति न केवल आपूर्ति सुनिश्चित करती है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में सियासत का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर कार्रवाई, जनता के विरोध प्रदर्शन और पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी ने नए राजनीतिक संकेत देने शुरू कर दिए हैं। ऐसे वक्त में जब राज्य सरकार मदरसों के सर्वे और आयुष्मान भारत जैसी बड़ी पहलों की ओर बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सियासी जमीन पर टीएमसी को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि जन असंतोष बनता जा रहा है? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का किला दरकने के बाद अब आम लोगों का गुस्सा उनका शोषण करने वालों पर फूट रहा है। राज्य के कई जगहों से नजर आ रहे ये नजारे बता रहे हैं कि जहां अपराधियों और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ राज्य प्रशासन कार्रवाई में जुटा है, तो आम जनता भी उत्पीड़न करने वालों को सबक सिखाने में जुटी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने जमीन कब्जाने और उगाही के आरोपों में फरार चल रहे तृणमूल नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती को साड़ियों के ढेर के नीचे छिपा हुआ पाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से फरार था और उसके खिलाफ पेरो थाने में जमीन कब्जा, कटमनी वसूली और धमकाने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आमता के रथतला इलाके में एक कपड़े की दुकान पर छापेमारी कर साड़ियों के ढेर के नीचे से उसे पकड़ा। वहीं एक अन्य मामले में 100 दिन के काम में भ्रष्टाचार के आरोपी तृणमूल नेता पर जन आक्रोश फूट पड़ा। श्यामपुर में तृणमूल नेता सन्यासी मान्ना को रस्सी बांधकर घुमाया गया और सिर मुंडवाकर जूतों की माला पहनाकर पूरे इलाके में घुमाया गया। लंबे समय से भ्रष्टाचार और गरीबों का पैसा हड़पने के आरोपों को लेकर लोगों में नाराजगी थी। सूचना मिलने पर श्यामपुर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। इससे पहले पार्षद बापादित्य दास गुप्ता की गिरफ्तारी के दौरान अंडे फेंके गए थे और चोर चोर के नारे लगे थे। वहीं पूर्व मंत्री मदन मित्रा की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर के मदरसों का सर्वे कराने का निर्देश जारी किया है। अल्पसंख्यक कार्य एवं मदरसा शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ब्लॉक और नगर पालिका स्तर पर सर्वे का निर्देश दिया है। इस सर्वे के दायरे में मान्यता प्राप्त, पंजीकृत और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे आएंगे। गैर सहायता प्राप्त, अपंजीकृत और निजी प्रबंधन वाले मदरसों को भी सर्वे में शामिल किया जाएगा। मदरसों की संख्या और बुनियादी सुविधाओं का डेटा जुटाया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य जिलावार शैक्षणिक डेटाबेस तैयार करना है। सर्वे से प्राप्त डेटा का इस्तेमाल शैक्षणिक योजना, बाल कल्याण और रिकॉर्ड प्रबंधन में किया जाएगा। सर्वे के दौरान किसी भी अनियमितता या अवैध गतिविधि की भी पहचान की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वे केवल सूचना संग्रह और सत्यापन की प्रक्रिया है। फिलहाल किसी भी मदरसे को बंद करने या छात्रों को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं होगी। सभी संस्थान वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सामान्य रूप से पढ़ाई जारी रख सकेंगे। जिलाधिकारियों को 5 जुलाई 2026 तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा है। पश्चिम बंगाल में कैसे निवेश ज्यादा लाया जाए, पश्चिम बंगाल का आर्थिक स्थिति जो है उसको ठीक से सुधार हो जाए, यही हमारा एकमात्र चाहत है। और जो स्कूल शिक्षा जो एकदम ठप हो गया,
उसको उससे बाहर लाने का कोशिश कैसे किया जाए, यही हमारा लक्ष्य है। वहीं पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत PMJAY को लागू करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और पश्चिम बंगाल सरकार सोमवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में MOU हस्ताक्षर किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सौरभ दत्ता और नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। पश्चिम बंगाल सरकार की डिपोटेशन नीति लागू होने के बाद अब तक 4,800 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज दिया गया है। ये जानकारी रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दी। पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में राज्य के सभी होल्डिंग सेंटर्स में अभी भी 836 बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा के 556 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में से 100 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाने के लिए भूमि हस्तांतरण का काम पूरा कर लिया गया है। সেই আইনে ওদেরকে জেলে না পাঠিয়ে সরাসরি বিএসএফ এর হাতে হ্যান্ডওভারের আইন ছিল, অন্য রাজ্যে কার্যকর করেছিল। এখানে এদেরকে জামাই আদর করে জেলে পাঠানো হতো। আমাদের ভাত, আমাদের কাপড়, আমাদের ওষুধ খেত, এরা আরামে ভিতরে বসে থাকতো। এবারে একবারে সরাসরি হোল্ডিং স্টেশন বানানো হয়েছে বর্ডারের জেলাগুলিতে। সেখান থেকে এখন অবধি 4,800কে ওপার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এখন আমার হাতে আছে হোল্ডিং স্টেশনে 836 জন। তাদেরকেও আমরা তাড়াতাড়ি খাইয়ে পরিয়ে ওদিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। এটা প্রক্রিয়া চলবে, এটা একটা বড় ইস্যু ছিল। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कामकाज पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली लक्ष्मी भंडार योजना में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इस योजना के कुल 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों में से करीब 3 लाख पुरुष लाभार्थी शामिल हैं जो फर्जी तरीके से इसका लाभ ले रहे थे। আর শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, 3 লক্ষ পুরুষ পাওয়া গেছে যারা লক্ষ্মী ভান্ডার পেতে। তার মধ্যে চিত্তবাবু আছেন, শুধু জঙ্গিপুর ব্লকেই 4,500 পুরুষ পাওয়া গেছে মুর্শিদাবাদে। কৃষ্ণনগর 2-এ একটা অঞ্চলে পাওয়া গেছে 273 জন। কি ভয়ঙ্কর দুর্নীতি! আপনি হিসাব করে দেখুন, এই 30 লক্ষ টাকা বছরে কত হাজার কোটি টাকা হয়, 1,500 করে হিসাব করলে। অতএব আমরা খুব স্বচ্ছতার সঙ্গে আমরা যা করছি, এর সুফল আগামী 50 বছর এই রাজ্যে সরকার পাবে। আমরা ডাটা ব্যাংক তৈরি করে নিচ্ছি। আপনি ভাবলে অবাক হবেন, বিধবা ভাতাও পুরুষদের দিয়ে গেছে। এ যেখানে হাত দেওয়া হচ্ছে, তো ব্রিগেড প্যারেড ময়দানকে জেল বানাতে হবে। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में फूट का मुद्दा छाया हुआ है। कई नेता ममता बनर्जी की बैठकों में गैर हाजिर रहे तो कुछ नेताओं के इस्तीफे और स्थानीय स्तर पर बढ़ता विरोध विपक्ष को हमले का मौका दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की अटकलों को उस समय बल मिला जब 20 मई को ममता बनर्जी की बुलाई गई विधायकों की बैठक पर्याप्त उपस्थिति नहीं होने के कारण स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद कोलकाता नगर निगम के पार्षदों की प्रस्तावित बैठक भी रद्द हो गई। हालांकि पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के कारण बैठक को टालना पड़ा। इस बीच पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के इस्तीफे और कुछ नेताओं के असंतोष को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और इस्तीफा देने से विपक्ष को टीएमसी पर सवाल उठाने का अवसर मिला है। भारत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ संकेत दिया है कि भारत की सीमाओं को अब तकनीक और स्थानीय भागीदारी के सहारे और अधिक अभेद्य बनाया जाएगा।
त्रिपुरा में बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय की समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास वित्तीय लेन देन, भूमि खरीद बिक्री और निर्माण गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले 5 वर्षों के भूमि रिकॉर्ड की जांच और ड्रग्स तथा हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाने पर जोर दिया। अमित शाह ने सीमा पर रहने वाले लोगों को ड्रग्स और हथियारों के खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षण कैंप आयोजित करने की भी हिदायत दी। सीमा सुरक्षा अब स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड बनेगी। लीक प्रूफ बनाए जाने वाले पायलट प्रोजेक्ट से सीमाएं और मजबूत होंगी। डीएम, एसपी, पटवारी और सरपंच भी सुरक्षा के भागीदार बनेंगे। स्थानीय सहभागिता के साथ संवेदनशील सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। 650 किलोमीटर फेंसिंग का आधुनिकीकरण और 119 किलोमीटर नई फेंसिंग को मंजूरी दी गई है। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत सीमा सुरक्षा को एआई आधारित निगरानी, सेंसर नेटवर्क, ड्रोन और रडार, थर्मल कैमरे और भूमिगत सेंसर के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखने के साथ सैटेलाइट नेटवर्क और रियल टाइम कमांड सेंटर से मजबूत बनाया जाएगा। तकनीक से लैस ये इंटेलिजेंस बॉर्डर मॉडल स्मार्ट फेंसिंग के जरिए अभेद सीमाओं का नया युग लेकर आएगा। बदलते समय के साथ सीमाओं की चुनौतियां भी बदल रही है। ऐसे में संदेश स्पष्ट है कि अब सीमाओं की निगरानी सिर्फ चौकियों से नहीं, बल्कि तकनीक, खुफिया समन्वय और स्थानीय सहभागिता के मजबूत नेटवर्क से होगी। यही है सक्षम और सुरक्षित भारत की नई सीमा सुरक्षा नीति। मतदाता सूची को और अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी व्यक्ति के विदेशी नागरिक होने का संदेह होता है तो उसका मामला अब नागरिकता कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा। चुनाव आयोग के इस निर्देश ने एक बार फिर चुनावी शुचिता और मतदाता सूची की पारदर्शिता को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। चुनाव आयोग ने राज्य स्तरीय चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सामने आने वाले संदिग्ध विदेशी नागरिकों के मामलों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र वापस नहीं मिलते हैं, उनके बारे में बूथ स्तर अधिकारी स्थानीय जांच के आधार पर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट जैसी संभावित स्थिति दर्ज करेंगे। फिलहाल 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 36.73 करोड़ मतदाता इसके दायरे में हैं। 3.94 लाख बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार पिछले चरण के पुनरीक्षण में 60 लाख से अधिक मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए थे और मतदाता सूची में 10.2% की कमी दर्ज की गई थी। आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है। हालांकि इस अभियान को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आते रहे हैं। विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग इसे चुनावी प्रक्रिया की शुचिता से जुड़ा कदम बताता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड दौरे के दूसरे दिन रांची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। झारखंड प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रांची के कुच्चू स्थित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक की। इस दौरान संगठन की गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विचार विमर्श हुआ। नितिन नवीन ने कहा कि झारखंड के विकास और संगठन के विस्तार को लेकर पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस झारखंड को बनाने में जो संघर्ष किया और अब भारतीय जनता पार्टी ही इसको संवारने के लिए भी काम करेगी और हम हमारे कार्यकर्ताओं में फिर से वो उत्साह का वातावरण, उमंग का वातावरण बन रहा है। बैठक के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी है और इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर पार्टी का पक्ष भी रखा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना बहुत बड़ी बात होती है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कल हम लोग को मार्गदर्शन मिला झारखंड के अंदर और अपनी शक्ति बढ़ाना, और 2047 विकसित भारत पे हम सबको टास्क मिला है, उस पे हम सब काम करें। हजारों हजार कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन को और सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को गति मिलेगी। नितिन नवीन जी का झारखंड का दौरा बहुत ही उत्साहपूर्वक, बहुत ही उत्साहपूर्ण और नई उत्साह के साथ काफी प्रेरणा मिली है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन के विस्तार और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की नई प्रेरणा मिलेगी। हर एक कार्यकर्ताओं का एक अलग उत्साह सबों में है और ये इनका 2 दिवसीय जो प्रवास था पूरी तरह से संगठनात्मक प्रवास था। कार्यकर्ताओं का काफ़ी ऊर्जा का संचार हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी के। और दूसरी बात ये है कि देखिए जिस प्रकार से हमारे युवाओं के बीच में इनका जो एक लोकप्रियता है वो आपको देखने को मिल रहा है, और युवा मोर्चा से निकल के इतना आगे बढ़े, तो इसलिए युवा मोर्चा और युवाओं का इनको देख करके अपने आप को उस स्थान पे सोचते हैं और काफ़ी उत्साहित महसूस करते हैं। रांची स्थित कुच्चू में नितिन नवीन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक गतिविधियों को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। रांची से विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कथित तौर पर यह स्वीकार किया कि हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण प्राधिकरण यानी हाइड्रा के गठन के पीछे उन्हें जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से प्रेरणा मिली। अब भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने रेड्डी पर जमकर निशाना साधा है। पूनावाला ने कहा कि रेवंत रेड्डी के काम में दिखता है कि वो हिटलर की राह पर चलते हैं और आज भी उनकी मानसिकता इमरजेंसी वाली है। रेवंत रेड्डी ने अपनी हिटलर वाली मानसिकता, तानाशाही मानसिकता, इमरजेंसी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। वैसे दूसरों को तानाशाह बोलते फिरते हैं, पर इंदिरा जी की इमरजेंसी हो या रेवंत रेड्डी का हिटलर के लिए प्रेम हो, ये दिखता है कि कैसे इनकी मानसिकता संविधान विरोधी है। और इसीलिए रेवंत रेड्डी ने तो एक्शंस में भी दिखाया है, चाहे स्टूडेंट्स, पत्रकारों को गिरफ्तार करना हो, उनकी पिटाई करनी हो, राजनीतिक विरोधियों को धमकी देना हो कि मैं आपका डेथ वारंट साइन कर दूंगा। हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत और इंडोनेशिया अपनी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने में जुटे हैं। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। संदेश साफ है, क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया के 2 बड़े समुद्री लोकतंत्र अब और मजबूती के साथ खड़े हैं। भारत और इंडोनेशिया ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रविवार को नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों ने न केवल द्विपक्षीय सहयोग को गति दी, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता भी जताई। I very much value the guidance provided by him on further developing our multifaceted bilateral ties. There were very fruitful discussions between Prime Minister Modi and President Prabowo during the visit, and that has certainly imparted fresh momentum to our comprehensive strategic partnership. Today, I look forward to extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral cooperation from political to defense and security, maritime, trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation. बैठक में दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग अब केवल
द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने भी सहमति जताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मजबूत आधार बन रहे हैं। It is also a timely and important meeting to allow us to review on the progress of our cooperation since the last JCM we held in 2022 to address outstanding subjects that both to our common interests and of course to chart the way forward to translate this partnership into more concrete outcomes. दिल्ली में आयोजित इस बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, फिनटेक, निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की यह बैठक केवल द्विपक्षीय बैठक नहीं, बल्कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के नए आयाम गढ़ने की दिशा में एक ठोस कदम है। दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और व्यावहारिक सहयोग से उम्मीद है कि आने वाले सालों में रक्षा, समुद्री, आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ठोस परिणाम सामने आएंगे, जो पूरे क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय रेल में कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और बेहतर कार्य संस्कृति की दिशा में एक और उदाहरण सामने आया है। नई दिल्ली के शकरबस्ती स्थित उत्तर रेलवे ट्रांसिट डिपो में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कर्मचारियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना था। इस दौरान रेल मंत्री ने अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया था, लेकिन उत्तर रेलवे ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कर्मचारियों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों का समाधान मात्र 24 घंटे के भीतर ही कर दिया। कर्मचारियों की मांग पर स्टाफ कैंटीन के रसोई क्षेत्र में 3 नए एग्जॉस्ट फैन लगाए गए और बर्तन धोने और सफाई व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नया गीजर भी स्थापित किया गया। ये पहल दर्शाती है कि भारतीय रेल में कर्मचारियों के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें तेजी से अमल में लाया जा रहा है। संवाद से समाधान तक की ये कार्यशैली रेलवे में परिणाम आधारित प्रशासन और कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या स्थित राम मंदिर के दान कोष से रुपये गायब होने का आरोप लगाए जाने के बाद राजनीतिक प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संपर्क साधा है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से अब तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इस बीच ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वर्तमान में नियमित आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया चल रही है और अब तक कोई भी अनियमितता सामने नहीं आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। राजधानी दिल्ली के आरकेपुरम स्थित अयप्पा मंदिर परिसर में रविवार को एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। साथ ही मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सबरीसम भवन को श्रद्धालुओं और सामुदायिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। आरकेपुरम स्थित अयप्पा मंदिर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन केवल एक नए ढांचे की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने इस आयोजन को और विशेष बना दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर अपने एक संदेश में लिखा कि ये नई सुविधा आध्यात्मिक ज्ञान और मंदिर की कल्याणकारी पहलों का केंद्र बनेगी तथा केरलम के हमारे भाई बहनों की सांस्कृतिक जड़ों को और मजबूत करेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अठावले ने दावा किया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आएगी। उन्होंने राहुल गांधी पर संविधान को लेकर गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि नीट मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी संविधान खाली दिखाते हैं लेकिन संविधान की बातें नहीं बताते हैं। तो संविधान में जो बातें हैं ये बातें बताने के लिए राहुल गांधी भूल जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है। किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। जिस तरह नीट एग्जाम में जो भी कुछ गड़बड़ी हुई है उसके लिए हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारी माननीय मोदी जी की सरकार भी इसके लिए सीरियस है। पेपर फुटी में जो भी लोग मिले हैं वो सबको कठोर सजा मिलने वाली है। प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार ने नई दिल्ली के देशबंधु कॉलेज में राष्ट्र वॉक 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रज्ञा प्रवाह दिल्ली प्रांत और सनातन लाइफस्टाइल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और राष्ट्र चेतना से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर के.जी. सुरेश और राष्ट्रवाक के संपादक कमलेश कमल सहित अनेक विद्वानों ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में शिक्षाविदों, साहित्यकारों और युवाओं ने आयोजन में भाग लिया। प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार ने कहा कि आरएसएस विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ व्यक्ति निर्माण की भूमिका भी निभा रहा है। संघ एक विशिष्ट लक्ष्य सामने रखकर काम कर रहे हैं सब साल से। ये विशिष्ट लक्ष्य, वो मुख्य लक्ष्य कौन सा है? परम वैभवम नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम। इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचना चाहिए। संघ के किसी भी एक स्वयंसेवक बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं लक्ष्य के समान पवित्रता मार्ग को भी चाहिए। अब कभी कभी लक्ष्य से भी पवित्र होना चाहिए मार्ग। इसलिए हमने जो मार्ग अपनाया है वो मार्ग व्यक्ति निर्माण का है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एंटी नक्सल ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन के दौरान जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना मिलने के बाद दंतेवाड़ा के घने जंगल के टोडमा गांव में सीआरपीएफ 195 वाहिनी और दंतेवाड़ा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए विस्फोटक सामग्री का जखीरा मिला है। बरामद सामग्री में BGL 303 राइफल, एयर राइफल 303 मैगजीन, चार्जर क्लिप, इंसास मैगजीन, BGL कारतूस के खाली केस, 12 बोर AMN 303 ब्लैंक कारतूस, पटाखे, वायरलेस सेट, गन पाउडर, कॉर्ड्रेक्स वायर, इलेक्ट्रिक बेल, डेटोनेटर, दूरबीन, नक्सली वर्दी, गोला बारूद के साथ नक्सली साहित्य भी बरामद हुआ। ऑपरेशन के बाद सभी जवान सुरक्षित कैंप में चले आए। फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि भारत अब आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये हथियारों का जखीरा नक्सलियों ने पहले ही छुपाया था। दुबई में भारतीय दूतावास की कोशिश के बाद ओडिशा की एक बेबस महिला को सुरक्षित वतन वापस भेज दिया गया है। करीब 5 साल से यूएई में फंसी इस महिला की अपनी 3 बेटियों से मिलने की उम्मीद अब पूरी हो गई है। ओडिशा की सिंगल मदर हस्ता महानंदा साल 2022 से यूएई में काम कर रही थी। लंबे समय तक जब उनका परिवार से संपर्क पूरी तरह से टूट गया तो रिश्तेदारों ने उड़ीसा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी बीच हस्ता ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट कर मदद की गुहार लगाई, जिसका भारतीय दूतावास ने तुरंत संज्ञान लिया। दूतावास की टीम ने महिला के पासपोर्ट और
वीजा रिकॉर्ड खंगालकर उसके एम्प्लॉयर का पता लगाया। कूटनीतिक दबाव के बाद 12 मई 2026 को कंपनी का मैनेजर महिला को लेकर खुद दूतावास पहुंचा। महिला ने बताया कि वो सुरक्षित है, लेकिन नियोक्ता उसे पिछले 5 साल से अपने घर नहीं जाने दे रहा था। पश्चिम एशिया तनाव के कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी। हस्ता महानंदा भारत लौट चुकी हैं और जल्द ही ओडिशा में अपनी बेटियों और अपने परिवार से मिलेंगी। दुबई आके मुझे 7 साल हो गया है और ये कंपनी वाले ने जहाँ मैं काम करती थी छोड़ नहीं रहे थे, तो कॉन्सुलेट ने मैंने एक वीडियो फेसबुक में छोड़ा था, तो वो वीडियो से कॉल आया, तो मुझे 4 महीना हो गया कॉन्सुलेट ने मुझे ढूंढ रहा था और कांटेक्ट किया। अभी मेरा वीज़ा कैंसिल कराए और मैं बहुत परेशान थी। मैं वीज़ा कैंसिल कराए और एमरेट्स आईडी भी वो भी कैंसिल कराए और अभी मुझे टिकट दे रहे हैं कॉन्सुलेट ने और मैं अभी खुश हूँ। मैं अभी भारत जाने वाली हूँ। She came to UAE in 2019 and after facing some difficulty here, she put a video on Facebook. The consulate came across that video and tried to search her, and after some hunting we found her. We helped her a lot as far as possible. We retrieved her passport, we cancelled her visa and labor contract and provided her shelter. She is staying in shelter for the last 15 days and we have provided her with food, and now we have given her air tickets also from our ICWF fund, and now happily she is going to India. दिल्ली सरकार अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर सख्त अभियान चला रही है। राजधानी की एजेंसीज इसको लेकर व्यापक कार्रवाई कर रही है, जिसमें अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण, सीलिंग और कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज खानपुर और सैनिक फार्म इलाके में कार्रवाई की जा रही है। घरों को चिन्हित कर अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कालिंगा साहित्य महोत्सव का 4था संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय महोत्सव में दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों के साहित्यकारों, लेखकों, शोधकर्ताओं और सांस्कृतिक हस्तियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल की पूर्व प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने महोत्सव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक करा के बारे में विस्तार से बताया। महोत्सव में पैनल चर्चाएं, की नोट एड्रेस, कविता पाठ, संगीतमय प्रस्तुतियां, लेखकों के साथ इंटरैक्टिव सत्र, पुस्तक लॉन्च, कार्यशालाएं तथा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कालिंगा साहित्य महोत्सव में भारत की तरफ से अभिनेता और लेखक पीयूष मिश्रा, प्रसिद्ध गायक इलारुण, लेखक और फिल्मकार राजशेखर, लेखक आचार्य प्रशांत शामिल हुए। देश में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक और उत्तर पश्चिम भारत में सूरज के तेवर और तीखे होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में बादलों का कहर बरसने का अंदेशा है। कहीं गर्मी का पारा चढ़ेगा तो कहीं मूसलाधार बारिश मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति में काफी असमानता रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की आशंका है, जबकि दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। हमारा अनुमान यह है कि जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ईस्टवर्ड मूव हो गया है, तो अभी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थी वो थोड़ा सा कमी आएगी उसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर। क्लियर स्काई कंडीशन प्रिवेल करेंगी और इसके साथ साथ अगर 4 दिनों के दौरान जो है अधिकतम तापमान जो है मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें फिर 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा देखने को मिल सकता है। जहाँ तक बात है दक्षिण भारत की, तो वहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर जो है रिपोर्ट हो रही है। हमारा अनुमान यही है कि दक्षिण भारत में मुख्य रूप से केरला, तमिलनाडु इन सभी और कर्नाटक इन सभी क्षेत्रों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी टू वेरी रेनफॉल एक्टिविटी जो है कुछ दिनों में अगले एक सप्ताह के दौरान हो सकती है। इस बीच दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मौसम संबंधी चेतावनी जारी की गई है। केरल और कर्नाटक के लिए रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कर्नाटक में सोमवार को रेड अलर्ट रहेगा, जिसमें अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
100 दिन की जंग, लेकिन समझौता अब भी अधूरा। पश्चिम एशिया में बारूद की गंध अब भी हवा में खुली हुई है। युद्ध विराम के ऐलान हुए, बातचीत के दौर भी चले, लेकिन मिसाइल्स, ड्रोन हमलों और सैन्य गतिविधियों ने शांति की उम्मीदों को बार बार झकझोर दिया। युद्ध विराम के बावजूद मिसाइल्स चल रही हैं, ड्रोन गिराए जा रहे हैं और पश्चिम एशिया की सरजमी पर तनाव की लपटें अब भी उठ रही हैं। कूटनीति और संघर्ष के बीच फंसा यह इलाका आज भी उस स्थायी शांति का इंतजार कर रहा है, जिसकी राह हर गुजरते दिन के साथ और कठिन होती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष के 100 दिन, युद्ध विराम के बावजूद हमलों का दौर जारी। पश्चिम एशिया में गहराया संकट, शांति की राह कठिन। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस संघर्ष ने न केवल पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया को एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट में धकेल दिया। खास बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद भी हमलों का दौर जारी है। पश्चिम एशिया में जारी ताजा घटनाक्रम में अमेरिका सेना ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने 4 अन्य ड्रोन और तटीय निगरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही थी। वहीं ईरान ने शनिवार को बहरीन और कुवैत को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी सेना के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया गया। बहरीन और कुवैत ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है। इस बीच इजराइल में वेस्ट बैंक के निकट हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। इजरायली पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को निष्क्रिय किए जाने की बात कही है। वहीं लेबनान की ओर से दागे गए 2 प्रोजेक्टाइल भी इजरायली सेना ने मार गिराने का दावा किया है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए लेबनान में इजराइल के साथ युद्ध विराम को एक शर्त बताया है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बावजूद बढ़ते तनाव और ताजा हमलों के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी शनिवार को भागे भागे तेहरान पहुंचे। उनकी ये यात्रा इस्लामाबाद की मध्यस्थता संबंधी कूटनीतिक कोशिशों का हिस्सा मानी जा रही है। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला मोज्तबा खामेनी के नाम एक पत्र सौंपा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पत्र में मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति और ईरान अमेरिका संबंधों से जुड़े मुद्दों पर संदेश शामिल हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन जमीनी हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर गाजा, लेबनान और इजराइल तक हिंसा की नई घटनाएं ये संकेत दे रही हैं कि क्षेत्र में स्थायी शांति की राह अभी भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। चेरनोबिल पर फिर से युद्ध की चेतावनी, ड्रोन हमलों और परमाणु खतरे ने यूरोप में बेचैनी बढ़ा दी है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के टकराव के बीच शांति की उम्मीदें धूमिल होती दिख रही हैं। युद्ध विराम अभी दूर है और संकट बढ़ता जा रहा है। 1560 दिन से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अपनी भयावहता को बरकरार रखे हुए है। 4 साल से ज्यादा समय से जारी इस युद्ध में कई बार ऐसा लगा कि लड़ने वाले थक रहे हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी घटना ने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया। मोनोटोनस से होते इस संघर्ष को ताजा यूक्रेनी ड्रोन बारिश ने एक बार फिर सुलगा दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने पिछले 24 घंटों में 500 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। रूस के जवाबी हमलों में यूक्रेन के 2 लोग मारे गए हैं। वहीं इन हमलों में चेरनोबिल के पास एक परमाणु ईंधन भंडारण केंद्र को भी नुकसान पहुंचा है। भंडारण केंद्र पर हुए हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को घिनौना बताते हुए कहा कि रूस जानबूझकर चेरनोबिल को निशाना बना रहा है। हाल में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक सार्वजनिक पत्र लिखते हुए सीधे आमने सामने बातचीत का प्रस्ताव दिया था। पुतिन ने पत्र को अशिष्ट करार देते हुए ज़ेलेंस्की से मुलाकात से इनकार कर दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उत्तर कोरिया यात्रा से ठीक पहले
प्योंगयांग ने दुनिया को एक बार फिर अपना संदेश दे दिया है। उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया है कि उसका परमाणु हथियार कार्यक्रम किसी भी बातचीत या समझौते का विषय नहीं है। इसके साथ ही मिसाइल उत्पादन बढ़ाने और नौसैनिक ताकत मजबूत करने के संकेत भी दिए गए हैं। उत्तर कोरिया लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। हाल ही में किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए परमाणु ताकत को लगातार बढ़ाने की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने अपने इस बयान से अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार छोड़ने के लक्ष्य पर सहमति जताई है। किम यो जोंग ने साफ कहा है कि उत्तर कोरिया किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इससे पहले उत्तर कोरिया ने एक नए परमाणु सामग्री उत्पादन केंद्र की जानकारी दी थी, जहां किम जोंग उन ने देश के परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ाने की बात कही। तो वहीं इन्होंने एक बड़े हथियार कारखाने का दौरा कर अगले 5 वर्षों में मिसाइल उत्पादन क्षमता को 2.5 गुना बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। और इस बीच उत्तर कोरिया ने अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाने की योजना का भी ऐलान किया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक देश 10,000 टन क्षमता वाला नया युद्धपोत बनाएगा और समुद्र के भीतर इस्तेमाल होने वाले नए हथियार विकसित करेगा। जानकारों का मानना है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आगामी यात्रा के दौरान होने वाली अहम बैठक से पहले उत्तर कोरिया अपनी स्थिति और मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के सिएटल में स्टोर खुला और भारतीय आमों का पूरा स्टॉक 2 घंटे के भीतर ही बिक गया। बेल्जियम में भारतीय केसर आम के स्वाद के लिए विशेष आयोजन हो रहे हैं। दुबई में भारतीय आम महोत्सव आकर्षण का केंद्र है और अब झारखंड के सिमडेगा से निकले आम्रपाली आम ब्रिटेन पहुंच रहे हैं। यानी भारतीय आम की मिठास अब दुनिया भर के बाजारों में अपनी पहचान बना रही है। भारतीय आमों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। सिएटल में आयोजित भारतीय आम महोत्सव में अमेरिकी रिटेल कंपनी कॉस्टको ने बताया कि भारतीय केसर आमों की बिक्री उम्मीद से कहीं अधिक रही। भारतीय अल्फांसो, केसर, दशहरी और लंगड़ा जैसी किस्में अब वैश्विक उपभोक्ताओं की पसंद बन रही है। बेल्जियम में भारतीय आम प्रमुख रिटेल स्टोर्स तक पहुँच चुके हैं, जबकि खाड़ी देशों में भारतीय आमों की दर्जनों किस्में उपभोक्ताओं को आकर्षित कर रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। देश में हर साल 2.5 करोड़ टन से अधिक आम का उत्पादन होता है और 1000 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। भारतीय आमों के निर्यात में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अमेरिका को आम निर्यात का मूल्य 1 वर्ष में 130% से अधिक बढ़ा है, जबकि अमेरिकी बाजार में आम के आयात में आगे भी वृद्धि का अनुमान है। भारतीय आमों की इस वैश्विक यात्रा में अब छोटे किसान भी भागीदार बन रहे हैं। झारखंड के सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आमों की पहली व्यावसायिक खेप हाल ही में यूनाइटेड किंगडम भेजी गई है। यह केवल निर्यात नहीं बल्कि भारतीय किसानों की बढ़ती वैश्विक पहुंच की कहानी भी है। रविवार रात में भूटान और भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र भूटान था, जहां भूकंप की तीव्रता करीब 5.8 मापी गई। भूकंप का असर भारत में ईटानगर तक रहा। भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उत्तर प्रदेश में संभल के थाना नखासा क्षेत्र के ग्राम कसेरुआ में स्थित एक मस्जिद से कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री मिलने के बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मस्जिद के अंदर 49 पोस्टर बरामद किए गए जिन पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। इसके अलावा एक ऐसा झंडा भी मिला जिस पर अर्धचंद्र और सितारे का निशान बना था। प्रथम दृष्टया वो पाकिस्तानी झंडे जैसा प्रतीत हो रहा था। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सामग्री को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।